नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति लगातार जारी है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, जिसके जवाब में सीएम धामी ने कहा है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। तो आपको बता दें कि ऐसे में लगातार अब आरोपों की राजनीति भी जारी है। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर मतदान होने हैं, जिसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और ऐसे में दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा भी करती हुई नजर आ रही हैं और एक दूसरी पार्टी पर आरोप भी लगाती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज्यादा योजनाएं आज वहां पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहां के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहां पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। और देहरादून से बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस मान चुकी है हार मान चुकी कांग्रेस, इसलिए तंत्र पर लगा रही है आरोप। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट के लिए वोटिंग भी है जारी। बीजेपी से आशा नोटियाल है उम्मीदवार। कांग्रेस से मनोज रावत पर भी किया है भरोसा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। और ऐसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से हार मान चुकी है। और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने किया है चुनाव प्रचार तेज। रुद्रप्रयाग में आज सीएम करेंगे चुनावी जनसभाएं। 2 बड़ी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रत्याशी आशा नोटियाल के पक्ष में करेंगे वोट देने की अपील। चोपता के तल्ला नागपुर में भी करेंगे प्रचार। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। झारखंड मुंबई वालों ने खूब खरीदी है उत्तराखंड में जमीनें। नियमों का उल्लंघन करने के 430 से अधिक मामले आए सामने। अभिनेता मनोज वाजपेयी को भी भेजा गया है नोटिस। देहरादून में सबसे अधिक 196 मामले, नैनीताल में 64 लोगों पर भी हुई कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड सरकार भू कानून को लेकर लगातार सख्त नजर आ रही है। और ऐसे में उल्लंघन करने पर 430 से अधिक मामलों में कार्रवाई भी की जाएगी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से मनोज वाजपेयी को भी नोटिस जारी किया गया है, क्या माने किस तरह से तैयार है भू कानून को लेकर राज्य सरकार और कार्रवाई की किस तरह की बात कर रही है? जी विशाल, भू कानून को लेकर लगातार जो है एक सख्त भू कानून की मांग प्रदेश में हो रही है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक सब जो है सख्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। ऐसे में धामी सरकार के द्वारा एक सख्त भू कानून लाने की बात की गई है और बजट सत्र में भू कानून लाने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई। लेकिन जो भू कानून पहले से बना गया है, जब उसे टटोला गया, उसमें देखा गया, जब जांच कराई गई और जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए कि वो ऐसी संपत्तियों की जांच करें, तो ऐसे में अभी तक उत्तराखंड में करीब 463 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें की
जो जमीनें गलत जो मकसद से खरीदी गई थी वो मकसद पूरा नहीं किया गया, और जो कार्य करने के लिए जमीन खरीदी गई थी वो कार्य पूरा नहीं किया, यानी कि भू कानून के नियमों को ताक पर रख करके जमीनें खरीदी गई और जमीनों को खुर्द-बुर्द जो है वो किया गया। तो ऐसे 463 मामले पूरे उत्तराखंड में सामने आए, जिसमें सबसे अधिक मामले देहरादून में सामने आए। देहरादून में ऐसे करीब 196 मामले हैं जहाँ पर भू कानून के नियमों का उल्लंघन करके जो है जमीनें खरीदी गई। ऐसे में अब इनको नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं, और राज्य सरकार की तरफ से जैसे लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, सेलिब्रिटी मनोज वाजपेयी को भी जो है नोटिस जारी किया गया है। उनकी नैनी भी 15 नाली जमीन अल्मोड़ा में खरीदी थी, और जिस कार्य के लिए खरीदी थी वो कार्य पूरा नहीं किया गया। तो ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं, और वहीं 64 लोगों के खिलाफ जो है नैनीताल में भी कार्रवाई की गई, और इस तरीके से लगातार जो भू कानून का उल्लंघन करके जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं, जो कार्य नहीं किए, जिस कार्य के मकसद से जमीन खरीदी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है राज्य सरकार कर रही है। और मुख्य सचिव राजा रतूड़ी ने ये कहा कि आने वाले समय में ये कार्रवाई और भी तेज गति से चलेगी। और अभी तक राज्य सरकार ने 0.24 हेक्टेयर जमीन को जो है अपने निहित भी किया है, और जिस तरीके से जो भू कानून था पूरा, जिसको लेकर हालांकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे भाजपा के, तो ऐसे में उनके द्वारा से कुछ रियायतें उसमें दी गई और समय सीमा बढ़ाई गई। तो उसके बाद कई जमीनें इस तरीके से जो है लोगों ने खरीदी, और ऐसे में अभी इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो राज्य सरकार कर रही है। अरुण, क्या माने कब ये जमीन खरीदी गई थी मनोज वाजपेयी के द्वारा, और दूसरा ये कि अभी कितना जमीन खरीद सकते हैं बाहरी जो व्यक्ति हैं? जी विशाल, देखिए जो जमीन का जो भू कानून की अगर बात की जाए, तो शुरू में जब एनडी तिवारी की सरकार थी तो उसमें 500 वर्ग मीटर जमीन जो है वो खरीद सकते थे, लेकिन उसके बाद जब भूमचंद खंडूड़ी की सरकार आई, उन्होंने उसमें कुछ और संशोधन किए, उसे और सख्त करते हुए 250 वर्ग मीटर किया गया। हालांकि वो 250 वर्ग मीटर ही है, लेकिन उसके बाद जो उसमें एक देखा कि इंडस्ट्रियल के लिए जो जमीन ले रहा है, या किसी व्यापार के लिए या उद्योग लगाने के लिए जो जमीन ले रहा है, उसमें भी एक दायरा था कि इतनी जमीन जो है वो ले सकता है, लेकिन उसमें समय सीमा दी गई थी कि अगर इतनी 2 साल तक या इतने समय तक जो है वो पूरी नहीं, अपने जिस कार्य के लिए जमीन दे रहा है उस कार्य को पूरा नहीं करता, तो जमीन दोबारा जो है सरकार में निहित हो जाएगी। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जो है उसे उसमें समय सीमा को बढ़ावा दिया गया, उसमें कुछ छूट दी गई। तो ऐसे में कुछ उसके लिए जो है इंडस्ट्री चाहिए था, लेकिन उसके बाद में कुछ और अन्य छूटें दी गई। तो उसके बाद इस तरीके के तमाम मामले सामने आए, लेकिन अब सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, और जब से प्रदेश में भू कानून की मांग तेज हुई है, सख्त भू कानून की मांग लगातार हो रही है, उसके बाद अब सरकार जो है ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है। और आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि जो भू कानून लाने की बात सरकार बजट सत्र में कर रही है, और कितना सख्त भू कानून होगा। जिन लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, इनकी जमीनें भी सरकार अपने में निहित करती है। जो बड़े लोग हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, जो नेता हैं, उनकी भी पत्नियों की जमीनें इस तरीके से जो उत्तराखंड में दी गई है, जो दूसरे प्रदेशों के नेता है, जी तो उनके बिल्कुल खिलाफ अरुण, इसी बहुत तरीके शुक्रिया से आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिरसा मुंडा की जयंती पर देहरादून के ओएनजीसी में 3 दिवसीय आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी ने पहले स्टॉल्स का निरीक्षण किया और उसके बाद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार में सभी जातियों का विकास हो रहा है। उत्तराखंड के जनजातीय गांवों का तेजी से विकास हो रहा है और इसके लिए सरकार बजट की भी देने की जो है वो कोशिश कर रही है। पीएम मोदी खुद ही इन मुद्दों पर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि बीजेपी की सरकार सभी प्रकार से हमेशा मदद के लिए तैयार है। विभिन्न प्रांतों से आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे सभी कलाकार, जब मैं उनसे परिचय कर रहा था तो मुझे बताया गया कि भारत के अनेक प्रांतों से हमारे कलाकार पहुंचे हैं। मैं आप सभी का आज इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर
आयोजित हो रहे रंगारंग कार्यक्रमों की भी आप सबको बधाई देता हूं और मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जनजाति शोध संस्थान द्वारा आयोजित आदि गौरव महोत्सव में आप सबके बीच में आकर अत्यंत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर वर्ष आप सबके बीच में उपस्थित हूं और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनूं। कार्यक्रम में सम्मिलित होना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं TRI उत्तराखंड एवं जनजाति कल्याण विभाग को बहुत बधाई देता हूं। इस तरह के जो कार्यक्रम है, एक और जहां हमारे सभी कलाकारों को, विशेषकर जनजाति कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं, वहीं जो गैर जनजातीय समुदाय को भी जनजाति समुदाय की कला संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से अवगत कराने का काम करते हैं, एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा जी ने 24 साल 7 महीने के अपने जीवन काल में वो करके दिखाया जिसके कारण से वो अनंत समय तक याद रखा जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जी का योगदान अतुलनीय है। भारत नेपाल सीमा का विभाजन करने वाली काली नदी के तट में स्थित नगरू घाट के नागार्जुन बाबा मंदिर में आयोजित मेले में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया है। नागार्जुन बाबा के प्रति सीमा के दोनों ओर भारत और नेपाल के लोग समान रूप से आस्था रखते हैं। शताब्दियों से चले आ रहे इस मेले में जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है। नगरूघाट मेले में आए, आपसे बहुत अपेक्षा ही है। देखिए, इस तरह के जो पारंपरिक मेले हमारे होते हैं, ये हमारी ही संस्कृति को जीवित रखते हैं और इन्हें और व्यवस्थित और अच्छा वृहद करने का हमारा प्रयास रहेगा। यहाँ पे आज ये मेरा पहला अवसर था जब मैं आज इस पावन धाम पे आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जितनी भी जो भी व्यवस्थाएं और सुदृढ़ हो सकती हैं, हम लोग उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो के सहायक प्रबंधन धीरज वर्मा ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया था। आदेश में रोडवेज के चालक परिचालकों को निर्देशित करते हुए कहा गया था कि लोहाघाट से टनकपुर के बीच के ढाबों में वाहन न रोके जाएं। बता दें कि दिल्ली से रात 8 बजे के बाद वाहनों का संचालन करने और टनकपुर बस स्टैंड में 15 मिनट से ज़्यादा वाहन न रोकने के निर्देश दिए गए थे, जिसे लेकर चालक परिचालकों में आक्रोश भी था। वहीं बातचीत के बाद सहायक महाप्रबंधक ने लिखित आदेश जारी करते हुए अग्रिम आदेशों तक संचालन पूर्व की भांति जारी रखने और मंडलीय प्रबंधन से बातचीत करने का आश्वासन दिया है। वहीं 16 नवंबर से होने वाले आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सोलह को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और 18 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का नोटिस दिया गया था, जिसके संबंध में 14 तारीख को वार्ता हुई। वार्ता विफल रही। पुनः आज 15 तारीख को वार्ता हुई। वार्ता में लिखित आश्वासन मिलने के बाद लिखित आश्वासन ये दिया गया कि 25 तारीख को मंडलीय प्रबंधक संचालन से वार्ता कराई जाएगी और तब तक ये संचालन पूर्व की भांति चलता रहेगा। यदि 25 तारीख के बाद इनके द्वारा कोई कुचेष्टा इस तरह से की जाती है, हमारे डिपो की संचालन व्यवस्था को मंडलीय प्रबंधक या सहायक महाप्रबंधक के द्वारा जो छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जाएगी, तो हमारा आंदोलन पुनः प्रारंभ हो जाएगा। पहला तो हमारा जो रास्ते में गाड़ी सिंजाड़ी में रुकती है भोजन हेतु, उसमें मना किया था और उसके बाद टनकपुर बस अड्डे में रुकने को मना करा। उसके बाद जो है कि बनमसौर खटीमा में 15 मिनट का टाइम दिया गया था, जिससे पैसेंजर हम नहीं मिल पाते हैं। और दिल्ली से जो हमारा पुराना समय 4 बजे से है, उसको 8 बजे कर दिया था, जिससे हमारी गाड़ियाँ इनकम नहीं ले पा। हरिद्वार लक्सर रोड पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां राजस्थान से हरिद्वार पहुंची एक प्राइवेट बस पेड़ से टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल यात्रियों को अस्पताल में पहुंचाया।
साथ ही लक्सर सीएससी से 2 यात्रियों को गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हार्ट सेंटर भी रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान से भरी यात्रियों की बस हरिद्वार गंगा स्नान के बाद वापस लौट रही थी। जैसे ही ये बस लक्सर हरिद्वार मार्ग पर सीमेंट फैक्ट्री के पास पहुंची, तभी बस चालक एक ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने लगा और अनियंत्रित होते ही बस पलट गई। और संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बड़ा हादसा हुआ है? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज जो है लक्सर में एक तेज गति तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, क्योंकि एक प्राइवेट बस जो राजस्थान से गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंची थी और सभी इसी में श्रद्धालु, लगभग 50 श्रद्धालु सवार थे। लेकिन इस बस का जो संतुलन वो बिगड़ गया। सबसे पहले ये एक ट्रैक्टर ट्राली से टकराई और उसके बाद जब इस ड्राइवर ने अपनी बस का संतुलन खोया तब जाकर ये एक पेड़ से, भयानक पेड़ से जो टकरा गई, जिसमें 50 जो यात्री सवार थे उसमें कई यात्री घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और एम्बुलेंस की मदद से विभिन्न अलग अलग अस्पतालों में ये जो तमाम जो श्रद्धालु थे वो एडमिट कराए गए, उनका उपचार कराया गया। लेकिन कुछ ऐसे यात्री थे जिनकी नाजुक हालत देखते हुए उन्हें हाई सेंटर रेफर यहाँ पर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार यहाँ पर माना जा रहा है। पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है और पुलिस ने जो बस है वो जो राजस्थान नंबर है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि चालक जो है मौके से यहाँ पर फरार हो गया। हालांकि पुलिस की जो पहली जानकारी जुटाई गई जिसमें ये सामने भी आया कि चालक कहीं ना कहीं नींद या नशे में होने का कारण यहाँ स्पष्ट दिखाई दिया। और अब जो कई ऐसे घायल जो व्यक्ति थे, राहगीरों और लोगों और प्रशासन तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में यहाँ पर भर्ती कराएगा। चाहे वो लक्सर की बात करें, चाहे वो सुल्तानपुर की बात करें, चाहे वो हरिद्वार की, तो तमाम यात्रियों को अब जो अस्पतालों में यह भर्ती कराएगा। और जो जिन यात्रियों को कम चोटें थी उन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम अब पुलिस प्रशासन ने किया है। और बिल्कुल गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी में शामिल है। सरकार के दावों के मुताबिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 19 विकास कार्य किए गए हैं, जिसमें 750 करोड़ से ज्यादा पैसे भी खर्च हो चुके हैं। एक प्रोजेक्ट पर काम भी जारी है। उन सब के बीच विपक्ष ने कुछ सवाल भी हैं, जिस पर आरोपों की राजनीति भी लगातार जारी हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये सैकड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं तो फिर शहर की तस्वीर क्यों नहीं बदली है। इस रिपोर्ट में देखिए। स्मार्ट सिटी का काम अब हमारा यदि हम काम को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। और जो एक काम है ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून देश के उन 100 शहरों में शामिल है जिन्हें भारत सरकार की मदद से स्मार्ट सिटी बनाया गया। उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का दावा है कि स्मार्ट सिटी के तहत 19 विकास कार्य पूरे किए गए हैं। सिर्फ ग्रीन बिल्डिंग का काम अधूरा है और इन विकास कार्यों पर अब तक 750 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी का काम अब हमारा यदि हम काम को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। और जो एक काम है ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कुछ कारण बने थे और बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मजदूर ठेकेदार के बीच कुछ छोटा मोटा एक विषय था, जिसको भी शॉर्ट आउट कर लिया गया है। काम आज शुरू हो रखा है और जो CPWD के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा। इसमें चाहे बारिशें आए चाहे कुछ और हो, उस स्टेज से हम बाहर आ जाएंगे। अन्य हमारे 19 काम जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये बात ठीक है कि इसमें थोड़ा सा हमारा समय हमें मिलता रहा, उस समय के अंतर्गत हमने काम भी किया है और अच्छा लगता है कि भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया था। स्मार्ट सिटी योजना के तहत देश की 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया था और इसके लिए अलग अलग राज्यों के 100 शहरों का चयन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को भी शामिल किया गया। जो एक विषय स्मार्ट सिटी को लेकर वो मैं जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि
जब ये काम प्रारंभ हुआ था उसमें धीमी गति थी, लेकिन इस दौरान तेज गति से काम हुआ और ये काम कंप्लीट होने की स्थिति में आए। और जो काम हमारे ये हुए हैं ज़्यादातर उसमें स्मार्ट सिटी के काम जो 10 वार्ड में होने थे। अब 10 वार्ड में होने थे, लोगों का एक आशंका ये रहती है कि पूरे देहरादून नगर निगम को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लिया जाना था। तो ये गलतफहमी का एक कारण बनता है कि वो स्मार्ट सिटी पे कहीं ना कहीं आक्षेप लगाते हैं। योजना के तहत जिन कार्यों को पूरा करना था उसमें पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समेत सफाई, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, गरीबों के लिए किफायती आवास, सक्षम IT कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, सुशासन, ई-गवर्नेंस, नागरिक भागीदारी, सुस्थिर पर्यावरण, महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। कुछ काम ऐसे हैं कि जो 10 वार्डों से बाहर निकल के भी किए हैं। जैसे हमारे यहाँ 30 बसें चलती हैं, इलेक्ट्रिक बसें, वो आप नगर निगम के अंदर भी और निगम के 10 वार्डों के बाहर भी चलाई जाती है। 4 रूट हमने उसमें निर्धारित किए हैं। ऐसी हमारे यहाँ जो कूड़ा गाड़ियाँ हैं जो हमने नगर निगम को दी है, वो पूरे नगर निगम क्षेत्र के लिए वो काम करेंगे, वो उनका विषय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि 10 वार्डों के अंतर्गत जो स्मार्ट सिटी के काम होने थे वो कंप्लीट हुए हैं। ये काम जो बचा है उसको भी हम बहुत जल्द। देखिए, नए जिलाधिकारी आए हैं, निश्चित तौर पर काफ़ी क्षेत्रों में दौरा भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और करोड़ों रुपए निवर्तमान जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने भी डकारे हैं। उससे संबंधित जितने और लोग रहे हैं, जिस विधानसभा में इस तरह के काम हुए, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जो विधानसभा में, अब मैं ये कहूँ कि वो मुख्य रूप से वहाँ पर है, उसकी भी जिम्मेदारी रही है। लेकिन आज कहीं ना कहीं अभी भी आप चले जाओ, चाहे इसी रोड का क्षेत्र देख लो, अभी भी गड्ढे वैसे पड़े हैं। कई जगह आप अगर देखोगे तो जहाँ पर रोडें बननी थी वहाँ रोडों पर उसी तरह से मलबा पड़ा हुआ है। CCTV की बात है, CCTV के जो मुख्य मार्ग है उनको छोड़ दो तो कई ऐसे मार्ग है जो जहाँ पर CCTV आज भी खराब पड़े हुए। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह है कि जो बंदरबाट हुई है, इस बंदरबाट में कुछ लोगों का फायदा तो हुआ है, लेकिन ज्यादा नुकसान जो है आम आदमी का हुआ है। देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत एक तरफ मंत्री दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है। मंत्री कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और विपक्ष पूछ रहा है अगर पैसे खर्च हुए तो फिर सुविधाओं में सुधार नहीं है। अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, ये चर्चा का विषय है। लेकिन इतना तो साफ है कि देहरादून में आज भी बिजली की तारें लटकी हुई दिखती हैं। यह भी साफ है कि शहर के लोग ट्रैफिक समस्याओं से हर एक दिन परेशान होते हैं। यह भी साफ है कि बरसात के दिनों में गली मोहल्ले ऐसे हैं जो जलमग्न हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अब सिर्फ कुछ ही समय बाकी है, जिसके चलते तीर्थयात्रियों की भारी संख्या में से बद्रीपुरी गुलजार भी है। उधर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कपाट बंद करने की तैयारियां भी अपने अंतिम चरण पर हैं। कपाट बंद होने की वैदिक परंपरा के तहत आज पंच पूजाएं भी की जा रही हैं। वहीं कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम को गेंदे के फूलों से सजाया भी जाने लगा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।